हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरे डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें फंडामेंटल एनालिसिस एक एक्सेल शीट में करके दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता है तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अब मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को बेसिकली 11.7 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.7 इयर्स में तो 14.11% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न अब अगर आप देखिए 11.7 इयर्स में 16.38% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीट करके रिटर्न दिया है। मतलब 2% के करीब करीब इसने बीट कर रखा है, 2% से ज्यादा बीट कर रखा है, जो कि बड़ा ठीक ठाक सा मार्जिन है। क्योंकि देखिए लार्ज कैप फंड है, तो इसमें अगर 2 या 3% तक मार्जिन से अगर बीट करा तो ये बहुत बड़ा आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप या मिड कैप में वो ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन लार्ज कैप में आप इसको बड़े मार्जिन से बीटिंग रिटर्न कह सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 1,000 रुपए कंटिन्यूसली 10 साल तक हर महीने, तब का जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता वो 2.9 लाख रुपीज। मतलब यहाँ पे के आपका जो पैसा है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत यहाँ पे 2 साल में आपका 10 साल में आपका पैसा जो है डबल से ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने सोचा कि नहीं यार मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपने गोल्ड में किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 10 साल में वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,96,000 रुपीज। मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकत, मतलब आपने गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया होता तब भी आपका जो पैसा है मतलब यहाँ पे डबल नहीं हुआ होता। यहाँ पे 10 साल में आपका डबल से ज्यादा हो जा रहा है। जबकि आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब जो कि बहुत ज्यादा सेफ होता है। सेफ मतलब आप लार्ज कैप मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती है उनके डूबने के बड़े कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड फंड होता है, वेल एस्टैब्लिश्ड स्टॉक्स होते हैं उसके, मतलब या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड आप कंपनी भी बोल सकते हैं। तो उसके उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो देखिए गोल्ड ने एक रिटर्न जो है बड़े मार्जिन से पीछे रहा है। अब मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 10 साल में, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज और 1,24,000 रुपीज कन्वर्ट होके 20,000 रुपीज कन्वर्ट होके आपका 1,74,000 बन गया होता। तो अब देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे गोल्ड से भी पीछे रह गया। भले ही बड़े मार्जिन से पीछे नहीं रहा, लेकिन फिर भी पीछे रहे, तो इसलिए आपको पता चल रहा होगा इसमें कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी के हिसाब से अबव एवरेज रिटर्न मिल रखा है। मतलब देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न तो मिल रखा है। और यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी से भी कम रिस्क ले रखा है। ये इसीलिए एक अच्छा खासा फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसने कैटेगरी से भी कम रिस्क ले रखा है और रिटर्न भी आपको ज्यादा दे रखा है। क्यों, कब, कैसे कम ले रखा है और क्यों कम ले रखा है, आप यहाँ पे मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। जो रिटर्न रिस्क वर्सेस एंड रिटर्न रेशियो में हम डिस्कस करेंगे। तो रिस्क एंड रिटर्न रेशियो अगर आप इनके लास्ट 3 साल का देखें तो बीटा जो है, तो बीटा बेसिकली क्या होता है कि इनका आपको इससे पता चलता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो आपको इससे पता चलता है कि कितना ये जो पर्टिकुलर फंड वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे बीटा जो आप देखें तो इनका 0.9 है, 1 से नीचे होना चाहिए 0.9 इस फंड का है। और कैटेगरी का अगर आप देखें तो 0.93 है। तो आप देख पा रहे कैटेगरी से भी कम इसका बीटा है, तो मतलब ये कैटेगरी से भी कम रिस्क लेके चलता है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली इसको कहते हैं कि आपका जो एवरेज रिटर्न होता है उससे कितना प्लस और कितना माइनस जा सकता है। मतलब मान लीजिए अगर इस फंड का एवरेज रिटर्न 20% है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप यहाँ पे अगर इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 11.92 है, तो आप 20 से 11.92 प्लस कर दीजिए, तो इसका मतलब आपका कितना हुआ 31.92% तक का रिटर्न आपको इस साल मिल सकता है। या फिर आप 20 से माइनस कर दीजिए 11.92, तो आपको इस साल इतना मतलब आप जब माइनस करेंगे तो करीब करीब आपका 8% आएगा। मतलब इस साल आपको 8% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो आपको इससे पता चलेगा कि मतलब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है इस पर्टिकुलर फंड में, मतलब एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो कैटेगरी का देखा जाए तो 12.39 है, लेकिन इस फंड का देखिए 11.92 है, मतलब ये कैटेगरी से भी कम है। तो इसीलिए ये जो है रिस्क थोड़ा कम लेके चल रहा है और रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है, मतलब कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो यहाँ पे अभी तक जो शुरुआत से लेकर अभी तक जितना मैंने आपको रिव्यू करके बताया है, अभी तक सारा ही पॉजिटिव फीडबैक रहा है इस पर्टिकुलर फंड का।
अब मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि आजकल बच्चे लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए मतलब ये बढ़िया है कि 100 रुपए से वो इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब मान लीजिए लमसम करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपए से लमसम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है, लोग इजिली कर सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करा, कभी भी आपने इसमें से एग्जिट मान लिया। अब यहाँ पे एईएम साइज की बात करें तो एईएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इससे आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि मान लीजिए एम साइज कम है तो आपको लगता है कि यार यहाँ जो पर्टिकुलर फंड है, ये जो पर्टिकुलर फंड में ज्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी ज्यादा लोग पैसा लगा नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इस चीज का आइडिया हो जाता है। और ईएम साइज अगर ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि हाँ, लोगों का ज्यादा भरोसा है, इन्वेस्टेड है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है फंड मैनेजर के रिलेटेड। फंड मैनेजर अगर मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है, कभी कभार क्या करते हैं कि वो अपना एसआईपी, अपना लमसम बंद करवा देते हैं, बोलते हैं कि यार अभी थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। लेकिन अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने एक बेस्ट एम साइज जो कंसिडर कर रखे हैं, आपका जो फंड 10 साल से 15 साल के बीच में है, उसका वो बेस्ट एम साइज रहता है कि 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में है, तो उसे एक अच्छा खासा फंड मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एम साइज 14,873 करोड़ रुपीज तक है। तो आप देख पा रहे हैं कि एकदम बीचों बीच बहुत बढ़िया एम साइज है। मैं यहाँ पे एकदम पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एम साइज के मामले में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है कि आपका फंड मैनेजर जो है वो कितना, देखिए दिमाग आप तो लगा नहीं रहे हैं, वो खुद दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करके पैसे आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको आज मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है। तो ये अगर 1% से नीचे है तो उसका एक अच्छा खासा फंड मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 0.46% जो कि 1% से नीचे है, तो मेरा एक क्राइटेरिया 0.7% से नीचे होना चाहिए। क्यों, देखिए जो 1% भी है ना, या फिर 0.9% है, 0.8% एक्सपेंस रेशियो है, उसको भी आप ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि लंबे रन में अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप लंबे रन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएगा वो 1%। तो यहाँ पे 0.7% से नीचे हो तो उसको आप एक अच्छा खासा मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.46% है, जो कि एकदम बेस्ट एक्सपेंस रेशियो है। अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपने मान लीजिए 1 साल पहले एग्जिट मान लिया प्रॉफिट बुकिंग करके, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने 1 साल तक होल्ड करा तो 1 साल के बाद के बाद आपको प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा आया, तो 1,25,000 से ज्यादा जितना प्रॉफिट आया उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% तक, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। आपने अगर 1 साल पहले एग्जिट मान लिया तो आपको 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात पे आते हैं यहाँ पे मार्केट कैपिटल की। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो देखा जाए मिड कैप में इनका एलोकेशन 6.73% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका कोई भी एलोकेशन नहीं है, लार्ज कैप में इनका 89.66% तक का एलोकेशन है, और डेप्ट एंड अदर्स में इनका 3.6% तक का एलोकेशन है। तो देखा जाए एक लार्ज कैप फंड है, तो डेफिनेटली इसमें लार्ज कैप का जो है ज्यादा एलोकेशन रहेगा, जो लार्ज कैप जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो स्टॉक्स है उसमें ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ये डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि लार्ज कैप में 89.66%, मतलब करीब करीब आप मान सकते हैं 90% तक का इन्वेस्टमेंट है। स्मॉल कैप में बिल्कुल भी नहीं लगाया है, लार्ज कैप इन्होंने मिड कैप में थोड़ा बहुत लगा रखा है, ताकि थोड़ा बहुत रिटर्न जो है वो एक्स्ट्रा जनरेट कर सके एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। जी हाँ, आप यहाँ पे बोलेंगे इंडेक्स फंड के साथ फिर डिफरेंस क्या रह गया, तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, मिड कैप जो है मिडिल बेस्ड कंपनी है, ये थोड़ा सा रिटर्न है थोड़ा ज्यादा जनरेट करके दिलवाता है। तो इसीलिए ये आपको अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, जैसे आपका इस पर्टिकुलर फंड का अगर लॉन्ग टर्म में आप रिटर्न देखें तो 16.38% है, लेकिन आप निफ्टी इंडेक्स फंड का देखें तो 15% है। तो ये जो 1% का जो डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब ये जो ज्यादा आपको रिटर्न दिलवा रहा है, वो बेसिकली यहीं पे ही है। मतलब ये जो मिड कैप में इनका एलोकेशन 6.73% है, इसीलिए ये आपको थोड़ा बहुत ज्यादा जनरेट कर पा रहा है रिटर्न। अब ये तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग कम रिस्क लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप फंड है, तो डेफिनेटली एकदम बढ़िया है। तो कोई मैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा। तो अभी तक एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया इस पर्टिकुलर फंड का। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में 29.86% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 12.19% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.71% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 9.91% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में
6.69% का एलोकेशन है। डिफेंस कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.39% का एलोकेशन है। एनर्जी सेक्टर में 6.27% का एलोकेशन है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में 5.19% का एलोकेशन है और लास्ट में आपका बेसिक मेटल्स में 4.87% का एलोकेशन है। तो देखा जाए यहाँ पे जो ऊपर के जो 5 सेक्टर है ना, अगर आप देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, सिलेंड्री साइक्लिकल, उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्रियल, उसके बाद हेल्थ केयर। अगर ये जो 5 सेक्टर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं अगर मार्केट में, तो आपको ये पर्टिकुलर फंड भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो सेक्टरल एलोकेशन के मामले में, डाइवर्सिफिकेशन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, तो कोई भी देखिए एकदम प्रॉपरली इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मामले में। फंड मैनेजर्स की बात करें यहाँ पे, तो पहले फंड मैनेजर जो है उनका नाम है श्रीदत्ता भंडवल्डर। इनका एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो 8.18 इयर्स का है। और सेकंड जो है उनका विशाल मिश्रा, इनका अगर एक्सपीरियंस देखें तो 3.27 इयर्स का है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि एक फंड मैनेजर का ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं उनके पुराने रिटर्न के बारे में, मतलब उन्होंने उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, उन्होंने कितना रिटर्न दिलवा रखा है लोगों को। तो आप इनसे जब ट्रैक कर पाएंगे ना, तो आपको इनकी स्ट्रेटेजी जब पता चल जाएगी, तो आप सेफली जब इन्वेस्ट मतलब आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इन पे भरोसा भी कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लू चिप, अगर आप कोई भी ब्लू चिप कैटेगरी का फंड चूज कर रहे हैं, तो ये नंबर 1 का फंड है। अगर आप देखें कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड, सेकंड नंबर पे आपका आता है मीरा असेट का लार्ज कैप फंड, उसके बाद आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड आता है। तो ये इस कैटेगरी का सबसे टॉप क्लास फंड है। तो डेफिनेटली मेरे को अभी तक भी कोई एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है, और इसका अगर आप हिस्ट्री रिकॉर्ड देखें तो एकदम बढ़िया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हैं, और आपका अगर एक्सपेक्टेशन 15-16% रिटर्न है ऑल टाइम, तब डेफिनेटली इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास टाइम फ्रेम 5 से 7 साल होना चाहिए। देखिए इक्विटी है, यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क बनता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहेगा। आप ये मत सोचिए कि आपने बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका रिस्क नहीं रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। अगर मार्केट में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, कोई पैंडेमिक लाइक सिचुएशन आ जाता है, या फिर कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ जाता है, या इंसेप्शन आ जाता है, तो डेफिनेटली इसमें हिट करेगा, लेकिन इतना ज्यादा हिट नहीं करेगा। वो टेम्पररी बेसिस का हिट रहेगा, लेकिन फिर भी हिट करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब 5 से 7 साल, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम, अगर आप इससे संतुष्ट है, मतलब 15 से 16% से संतुष्ट है, तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन टाइम फ्रेम 5 से 7 साल। लेकिन हाँ, आप इसके अलावा भी अगर दूसरे ब्लू चिप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही ब्लू चिप फंड लीजिए, एक ही लार्ज कैप फंड लीजिए, क्योंकि बाद में पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।